सर ये सिर्फ बात चीन की नहीं है, रशिया का भी यही हाल है। ईरान के दो दोस्त थे, चीन और रूस, जिसने ईरान को मदद मिलती रहती है। खास बात यह है कि आज अमेरिका भी इनका सामना करने से बचता दिख रहा है। आपको दिखाते हैं चीन और ईरान के रिश्ते से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट। ईरान जंग के पहले से ही अमेरिका की आंख में आंख डालकर न केवल बात करता रहा है, बल्कि करारे पलटवार की चेतावनी भी देता रहा। ईरान के इस हौसले की एक वजह तो उसकी बेमिसाल मिसाइल और ड्रोन पावर है, जबकि दूसरी बड़ी वजह है उसके मददगार यानी रूस और चीन। चीन सुपर पावर बनने की रेस में तेजी से दौड़ रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि हॉर्मुज की नाकेबंदी के दौरान भी अमेरिकी सेना चीन के जहाजों को रोक नहीं पाई और नाकेबंदी खत्म करने का ऐलान करते हुए ट्रंप ने खुद कहा था कि उनके फैसले से चीन खुश हो जाएगा। हालांकि चीन सीधे तौर पर ईरान का साथ देने से बचता रहा, लेकिन खबर है कि वो चोरी छिपे ईरान को मदद पहुंचाता ही रहता है। जानकारी मिली कि कुछ दिन पहले ही चीन के 4 कार्गो विमान ईरान पहुंचे और वो ट्रांसपोंडर बंद करके, जिससे नया विवाद खड़ा हो गया। सोशल मीडिया पर वायरल दावों के अनुसार चीन के 4 कार्गो विमान 48 घंटे के भीतर सीक्रेट तरीके से ईरान में उतरे। यही बात अब सवालों के घेरे में है। दरअसल सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि इन चीनी विमानों ने उड़ान के दौरान अपने ट्रांसपोंडर्स बंद कर दिए थे, यानी उनके लोकेशन ट्रैक नहीं हो सकी। एविएशन एक्सपर्ट्स के अनुसार ऐसा कदम आमतौर पर तभी उठाया जाता है जब कोई फ्लाइट अपनी गतिविधि छिपाना चाहती हो। इन दावों में भी सवाल उठ रहा है कि क्या ये विमान हथियार और गोला बारूद लेकर ईरान पहुंचे थे। हालांकि इन दावों की पुष्टि नहीं हो पाई। उधर चीन पहले ही अमेरिका को भरोसा दे चुका था कि वो ईरान को हथियार सप्लाई नहीं करेगा। ऐसे में इन डार्क फ्लाइट्स के आरोप सीधे चीन के भरोसे पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने ईरान को मिलिट्री सपोर्ट देने के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि अगर अमेरिका इन बेबुनियाद आरोपों के आधार पर कोई कार्रवाई करता है तो उसका जवाब दिया जाएगा। दूसरी तरफ अमेरिका पहले ही संकेत दे चुका है कि अगर कोई देश ईरान की सैन्य मदद करता पाया गया तो उसके खिलाफ आर्थिक कदम उठाए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो ये रिपोर्ट तो आपने देख ली और आप समझ भी गए होंगे कि आखिरकार किस तरीके से चीन इस पूरे युद्ध के दौरान ईरान के साथ खड़ा हुआ मजबूती से नजर आता है। मेजर अली शाह, इस पूरे मुद्दे पर चीन का रिस्पांस हमने बार बार देखा, रशिया का रिस्पांस हमने बार बार देखा है कि ईरान के साथ जिस तरीके से बर्बरता की जा रही है, अमेरिका को वो नहीं करनी चाहिए। लेकिन अमेरिका के खिलाफ भी वहां पर वेटरन सड़कों पर उतरे हुए हैं, विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ बर्बरता है जो ईरान के खिलाफ की जा रही है। और ये वो लोग कह रहे हैं जिनका कोई अपना जरूर से इस युद्ध में उतरा होगा। देखिए, यहाँ पर चीन, हालांकि अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया था कि कोई भी मुल्क अगर ईरान की मदद करेगा तो सीधा 50% मैं उसके ऊपर टैरिफ ठोकूंगा। आप ये बताइए, ईरान बिना चीन और रूस जो उसके अच्छे दोस्त हैं, बल्कि चीन सबसे अच्छा दोस्त है, बिना उनकी मदद करे क्या लड़ पाता? नहीं लड़ पाता। कैसे कैसे इनकी मदद तो मिल रही होगी इनको, तो पता नहीं होगा कहाँ से मिल रही है, कैसे मिल रही है। जैसे कि यूक्रेन को तो साफ मिल रही है, यूक्रेन को तो नाटो राष्ट्रों से साफ मदद मिल रही है, वहां से इक्विपमेंट आ रहा है और हाँ, जज्बा भी है लड़ने, और वो लड़ा है। यूक्रेन छोटा मुल्क है मगर बड़े हाथ के साथ लड़ा है। ईरान का भी ऐसा छोटा मुल्क है, ताकत इतनी नहीं होगी, है ही नहीं बल्कि, लेकिन फिर भी लड़ा है। फिर भी वो भारी पड़ा है अमेरिका जैसी सुपर शक्ति, महाशक्ति के साथ। बिल्कुल, इसमें तो उनको मदद आ रही होगी चीन से, रूस से, मगर ईरानियों का भी वॉरियर का स्पिरिट, लड़ने का जज्बा, तो वो भी काबिल तारीफ है, मैं डाल देता हूँ।
तो जी हाँ, इसमें क्या है कि दोनों मुल्क मदद तो करेंगे। इन्होंने मना नहीं किया, चीन ने मना नहीं किया कि हम मदद नहीं करेंगे ईरान की, ना ही बोला है हम मदद करेंगे, यानी कि जरूर कर रहा है, कहीं कहीं ना कहीं उसे कर रहा है, बिहाइंड द कर्टन्स कर रहा है, लेकिन कर रहा जरूर है। जी। और ईरान को मदद बिल्कुल बाहर से मिल रही है जी। बिल्कुल, क्योंकि हमने सबसे पहले यही देखा था कि हॉर्मुज में अगर किसी की आवाजाही है तो चीन और रशिया की उसने प्रतिबंधित नहीं की थी, और सीधी सी बात है कि वहां से वो सिर्फ तेल या गैस का व्यापार तो नहीं कर रहा था, उसे कुछ मिल भी रहा था ईरान को, तब जाकर के वो इस व्यापार को आगे बढ़ा रहा था। डॉक्टर महेंद्र, ये युद्ध सिर्फ ईरान के लिए रुकना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि मिडिल ईस्ट की हर एक कंट्री के लिए आज ये युद्ध रुकना महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि उनके ऊपर भी ईरान लगातार हमले करते जा रहा है। हर देश इस युद्ध की वजह से कुछ ना कुछ गंवाते हुए नजर आ रहा है। देखिए, सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं, ये पूरे विश्व के लिए इस युद्ध का रुकना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो धीमी हो चुकी है और धीमी होने वाली है अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है। क्योंकि ज्यादातर देश जो है अपनी एनर्जी ऊर्जा रिक्वायरमेंट्स के लिए इस क्षेत्र पे निर्भर रहते हैं। तो ऐसे में साफ है कि इस युद्ध का रुकना पूरे विश्व के लिए आवश्यक है, सिर्फ मिडिल ईस्ट के लिए नहीं। हाँ, मिडिल ईस्ट में अब जो है, जो शक्ति का संतुलन है वो इस युद्ध के बाद जो है परिवर्तित होने वाला है। जहां ईरान अपने आप को एक मुस्लिम समुदाय का, एक आप कहें कि खलीफा के तरह अपने आप को देख रहा था, और पहले से ही अमेरिका और पश्चिमी देशों के खिलाफ जो एक ध्रुव बन रहा था उसमें ईरान, रूस और चीन शामिल थे। लेकिन अब टर्की और इजिप्ट, खासकर टर्की, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, जिस प्रकार से पाकिस्तान को मध्यस्थता के लिए रखा गया है, ये साफ संकेत है कि अब बाकी जो देश हैं वो कहीं न कहीं ईरान के खिलाफ अमेरिका के पक्ष में खड़े हुए हैं। चाहे आप यूएई की बात करें, सऊदी अरेबिया की बात करें, कतर की करें, तो और पाकिस्तान को मजबूरी में रखा गया है एक मीडिएटर की तरह। लेकिन जो दूसरी बात है, अगर मध्यस्थता करने वाला देश दोनों पक्षों पर दबाव कुछ बना पाने में, कंसेशंस ले पाने में सक्षम नहीं है, तो मुझे लगता है कि बातचीत बहुत ही जल्दी किसी नतीजे पे पहुंचने की उसकी उम्मीद कम है। आज सबसे बड़ी दुविधा यही है कि इस युद्ध को रुकवाने में ईरान और अमेरिका के बीच जो मध्यस्थता करने वाला देश दोनों पक्षों पे दबाव दे पाने में, कंसेशंस ले पाने में, गिव एंड टेक जिसको हम कहते हैं, जो एक किसी भी एग्रीमेंट के लिए, किसी भी पैक्ट के लिए आवश्यक होता है, वो कर पाने में पाकिस्तान, मुझे नहीं लगता है कि वो भूमिका निभा पाने में आज सक्षम है। तो ये बड़ी चुनौती है। और लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये युद्ध नहीं, मैसेंजर है सर, मध्यस्थ थोड़ी है, मैसेंजर है जो ईरान से सुनता है कि वो क्या चाहता है, फिर अमेरिका से सुनता है वो क्या चाहता है, फिर उधर उधर जाकर के उनके मैसेज पहुंचाता है, तो मध्यस्थ थोड़ी है वो। हाँ, देखिए, वही मैं कह रहा हूं कि जो भी जो मध्यस्थ अगर मजबूत होता, वो दोनों देशों के बीच कुछ उसका प्रभाव होता, जिससे वो कुछ कंसेशंस ले पाने में सक्षम होता, तब उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती। पाकिस्तान सिर्फ अपना स्थान दे रहा है, सिर्फ पाकिस्तान जो है मैं कहूं कि एक ऐसी भूमिका में है जहां वो दोनों देशों के ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव डालने में जो है वो सक्षम नहीं है। और यही कारण है कि अभी सीज फायर खत्म होने के पहले ही जो घटनाएं हुई, जिस तरीके से ईरानियन शिप को अमेरिका ने कब्जा ले लिया, जिस तरीके से ईरान ने जो है वो कई शिप पे, जिसमें भारतीय शिप भी था, उस पर जो है आक्रमण किया, तो ये साफ दर्शाता है कि जो एक मध्यस्थ की भूमिका होनी चाहिए वो निभा पाने में पाकिस्तान सक्षम नहीं है। हाँ, बस पाकिस्तान की इतनी भूमिका है, पाकिस्तान दोनों पक्षों से बातचीत करता है और दोनों पक्षों को अपने जमीन पर उनकी बातचीत सुनिश्चित करा सकता है। और यही कारण है कि सीज फायर की जो डेडलाइन है उसके खत्म होने के पहले ही लग रहा है कि वो फेल होती हुई दिखाई दे रही। यही कारण है कि सबको किसी भी शांति समझौते पे जल्दी ये दोनों देश एक साथ आएंगे, ऐसा होने में
सबको आश्चर्य हो रहा है, सब भी जो है आश्चर्यचकित है कि क्या सच में शांति स्थापित हो पाएगी या ईरान जो है इस युद्ध को लड़ेगा। और शायद जो बातचीत हो रही है कि ईरान ही एक ऐसा देश था जो पश्चिम एशिया में या पूरे विश्व में अगर बात करें, अगर जो माइनर मुस्लिम समुदाय की बात करें तो ईरान ही एक ऐसा देश था जो इजराइल और अमेरिका को और उसके पश्चिमी सहयोगियों को चुनौती देने में सक्षम था। तो इनकी ये नीति है कि ईरान को इस स्तर तक इराक की तरह बर्बाद कर दिया जाए जिससे वो आने वाले दशकों में किसी भी प्रकार की चुनौती देने में सक्षम ना हो। लेकिन अगर उसके पास परमाणु शस्त्र आ जाता है तो ईरान चुनौती देने में सक्षम हो जाता। और यही प्रमुख वजह है कि इजराइल के दबाव की वजह से अमेरिका ने वहां पे आक्रमण किया जिससे ईरान को भी इराक की तरह उस स्थिति में पहुंचाया जाए। लेकिन अंतर ये हुआ कि इराक में सद्दाम हुसैन की मौत के बाद कोई भी सत्ता संभाल पाने में सक्षम नहीं था। जो ईरान में ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। वहां पे एक वैकल्पिक जो है नेतृत्व प्रदान करने में ईरान सक्षम रहा और आज पूरा ईरान जो है अपने नेता के पक्ष में खड़ा है। ठीक है, बिल्कुल सीधी सी बात ये है कि पूरे मिडिल ईस्ट में अगर एक कोई देश रह गया तो वो ईरान रह गया है, जो कि अमेरिका के हिसाब से नहीं चलता है और अमेरिका को ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।